हेलो एंड वेलकम टू इजीली। आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अगर मैं बात करूं पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा, तो पिछले लेक्चर में यार हमने समझा था किसके बारे में, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। उसमें बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए और मैंने आपको डीपी भी दे दी थी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमको समझना है इनके बारे में, दो चीजों के बारे में अपन को समझना है जो कि आपको इधर दिख रही होंगी, जो कि है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा मेरे पास में है क्या, दूसरा मेरे पास में यहां पर है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप सभी जानते हैं दोनों ही यहां पर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों है, कैसे है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उसको अपन प्रूव करेंगे कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाए तो किसको कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट की अमाउंट पर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगी, या फिर सॉल्यूट की अमाउंट मतलब उसके मोल पर, उसके नंबर ऑफ आयंस पर, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कहने का मतलब उसकी अमाउंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमको समझना है इनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहली चीज है, क्या होता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका एक बेसिक थीम समझो। देखो ऐसा करते हैं अपन, हम पानी लेते हैं, ठीक है। पानी क्या है, एज अ सॉल्वेंट आपको पता है, कहीं ना कहीं अपन ट्रीट कर रहे हैं पानी को। तो मैंने क्या लिया, पानी लिया। तो पानी को ऐसा करता हूं मैं नॉर्मल, जब उसमें केवल पानी ही पानी है, केवल पानी पानी है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, फ्रीज किया। तो उसका पर्टिकुलर एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जनरली हम ये कहते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इस बात से एग्री करोगे। तो जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, बेसिकली वो फ्रीज कर जाता है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं, अब इसके अंदर हम एक नॉन वॉलेटाइल क्या डालते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यहां पर इसके अंदर डालते हैं। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में क्या हो सकता है, अब डिफरेंट चीजें आप डाल सकते हो, जैसे कि आप NaCl डाल सकते हो, यहां पर आप ग्लूकोज डाल सकते हो, यहां पर आप चीनी डाल सकते हो, शुगर मतलब कहीं कि C12 H2211। इसके अंदर जैसे ही ये डाला जाएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ आप चेंजेस देखोगे। जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले था अब उससे कुछ अलग आएगा। तो होता क्या है जनरली, जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब समझते हो, मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वॉलेटाइल नहीं होता यार, मतलब यहां पर वॉलेटाइल नेचर उसका नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे कि अपन यहां पर NaCl ले सकते हैं, यहां पर आप क्या ले सकते हो, ग्लूकोज भी ले सकते हो, यहां पर आप सुक्रोज ले सकते हो। माना कि इनके लिए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो कुछ अलग अलग तरीके से काम करेगी, लेकिन कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर डिक्रीज से आपका मतलब क्या है। तो उसको एग्जांपल समझाता हूं। अगर पहले यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस था फ्रीजिंग पॉइंट, तो अब ये जो वाटर है जिसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, NaCl भी डाला हुआ है, तो वो अब थोड़े कम टेम्परेचर है, मान लीजिए वो -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं इतना हो जाएगा। और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट जब नॉर्मल कंडीशन है, जब हमारा केवल और केवल सॉल्वेंट है, तो वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट उसका कुछ इस तरीके से होगा। क्या हमको ये चीज समझ में आई यहां तक। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब क्या है। अब देखो इसको मैं मान लीजिए ऐसा करता हूं, ट्रीट एज अ T0F। मतलब T0F क्या है यहां पर, T0F मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म में, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, ठीक है। अगर मैं कहूं इस वाले की, तो ये हो जाएगा मेरा TF। TF क्या है, TF बेसिकली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ही, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर है। और ये कब है, जब केवल और केवल उसके अंदर वाटर है, केवल और केवल उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया गया है, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो ये प्योर फॉर्म की किस्म हुआ। ये कब हुआ, जब उसके अंदर बेसिकली आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन भी अगर हम करें तो यहां पर हमको पता चल पाता है, मतलब जितनी भी चीजें मैं आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूं वो ऑब्जर्वेशन में बेस्ड है यार। ऑब्जर्व आप, अगर आप सिंपली अपने माइंड को रिलैक्स करके और फिर चीजों को ऑब्जर्व करोगे ना, मतलब RLBP की बात कर लूं मैं, भले मैं आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लूं, या फिर मैं भले ही आपसे इसकी बात कर लूं, अपना डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों चीजें जो हैं बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो आप सिंपली भी ऑब्जर्व कर लोगे। भले उनका डेटा आप मैथमेटिकल वैल्यू आपके पास में नहीं हो, लेकिन इतना तो आप डिसाइड कर सकते हो कि वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, इतना तो बता सकते हो। जैसे आपने पानी के अंदर
चीनी मिक्स करी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा यार, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि अब आपको केवल पानी पानी को बॉईल नहीं करना है, अब आपको पानी के अंदर जो चीनी मिलाई है उसको भी बॉईल करना है, ठीक है। अगर मैं जैसे यहां पर बात करता हूं पानी को फ्रीज करने की, तो पहले वो नॉर्मल टेम्परेचर फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही इसके अंदर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाता हूं तो वहां पर इसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट वहां पर घट जाता है। सिंपल ऑब्जर्वेशन, अगर आप चाहो तो वैसे भी सोच सकते हो। लेकिन क्या हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन कर पाएंगे, क्या हम नीट में स्कोर कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर उसके लिए अपन को चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और चीजें अपन कैसे पढ़ेंगे? तो यहां पर मैं अगर ऐसा करूं, मैं ऐसा करता हूं, यहां पर जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ क्या है? इट इज बेसिकली डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। यार मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने टी नॉट एफ माइनस टी एफ कर दिया तो वो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर रिजल्टेंट जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? यहां पर डेल्टा टीएफ हो जाएगा। तो उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर जरा चर्चा करते हैं अपने पास में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपना कि जो वैल्यू है वो किस तरीके से डिपेंड करेगी। तो यहां पर क्या होता है, डेल्टा टीएफ मतलब जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपने कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट मिलाई, अमाउंट में भी उसकी मोलैलिटी पे। यहां पर क्या होता है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। मोलैलिटी तो सॉल्यूशन की होती है, तो कहीं ना कहीं मोलैलिटी पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन की। अब मोलैलिटी क्या होती है आपको पता है, आपने ईबीपी के अंदर यानी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी उस चीज से पढ़ा है कहीं ना कहीं। मोलैलिटी क्या है बेसिकली, अगर आपके पास में 1 केजी क्या है सॉल्वेंट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं उसी को मोलैलिटी कहा जाता है। तो उसी की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो यहां पर उसके बराबर होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को आप जैसे ही हटाओगे तो यहां पर आता है एक कांस्टेंट विच इज एक्चुअली KF और ये मेरी मोलैलिटी, ठीक है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये KF क्या है? तो KF यहां पर है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं क्रायोस्कोपिक। अरे जब डिप्रेशन होता है तो बच्चे रोते हैं यार, ठीक है। डिप्रेशन करना नहीं चाहिए, बहुत बुरी चीज है, ठीक है। तो जब डिप्रेशन होता है तो बच्चे क्राई करते हैं, ठीक है। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है यहां पर डेल्टा टीएफ, आप जानते हो डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है, डेल्टा टीएफ वही, और एम का मतलब ये मोलैलिटी हो गई, और डेल्टा टीएफ हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ये जो चीज है ऑलमोस्ट यार सिमिलर ही तो है। जैसे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वो भी तो अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही थी, मोलैलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यहां पर कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, कितना कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी तो कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आपने कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिलाया है अपने सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मोलैलिटी के। तो डेल्टा टीएफ बराबर यहां पर आया KFM, ये फॉर्मूला बन के आता है। आगे इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होंगे जो अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा, जिनको हम कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी KF। अब जरा KF जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। KF क्या होता है, जैसे अपन ने KB समझा था, KB मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी हमने यूनिट समझी थी और जिसके हमने कुछ डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए वैल्यूज देखी थी। सिमिलरली यहां पर भी हमको डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। जैसा कि आप जानते हो वाटर है हमारा प्यारा सा पानी, उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस होती है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी मैं कह लूं इसका KF, या फिर आप कह सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर भूल भी जाओ तो ऐसे याद रख सकते हो कि जब डिप्रेशन होता है तो क्या करते हैं बच्चे, क्राई करते हैं यार, बहुत रोते हैं, वैसे याद रख सकते हो। इसके लिए वैल्यू देखो 1.86 होती है। मैं आपसे एक फेवर जानना चाहूं, एक फेवर चाहिए मेरे को आपसे कि यार एक तो KB की वैल्यू याद करके जाना वाटर के लिए, और एक KF की वैल्यू याद करके जाना। याद कर सकते हो। यहां पर इसकी यूनिट क्या आएगी, तो इसकी यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल आएगी। कैसे आएगी,
तो यहाँ 1.86 होती है, पहले तो वो देख लेते हैं, फिर अपन यूनिट की बात करते हैं। यूनिट देखो बहुत ही सिंपल है, आप जानते हो इसकी यूनिट क्या होगी, कहीं नहीं केल्विन होगी, ठीक है। और केएफ की मुझे निकालनी है, ठीक है, तो केएफ की निकालते हैं, इनटू ये क्या है, तो ये कहीं नहीं कि मोलैलिटी है। मोलैलिटी यूनिट क्या होती है, तो मोल पर केजी क्या होगी, मोल केजी इनवर्स। तो यहां पर इसको इधर लिखते हैं, तो केएफ बराबर क्या हो गया, केल्विन अपॉन मोल पर केजी। अब केजी इनवर्स का मतलब कहीं ना कहीं आप क्या लिख सकते हो, इसको केल्विन किलोग्राम पर मोल, यहां पर इसकी यूनिट निकल के आ जाती है। समझ में आया। तो केएफ की जो यूनिट है दैट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। हम बात कर रहे थे डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए जो केएफ की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हो इथाइल अल्कोहल के लिए इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना होता है, लेकिन इसके लिए वैल्यू 1.99 है। देखो एक चीज मैं आपसे कहूं, यहां पर कैम्फर जो है उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट 179 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर यार मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं, मोस्ट ऑफ चीजें कहीं ना कहीं पिघलना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, जहां पर वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देती हैं या फिर बॉईल करना स्टार्ट कर देती हैं, वहां पर भाई साहब फ्रीज हो रहे हैं। देख रहे हो जलवे, देख रहे हो कैम्फर का, कि भाई साहब जहां पर हम भी द इंट्रोडक्शन ऐसी, मतलब कैम्फर कहना चाह रहा है कि पहचान गए कि हम भी द इंट्रोडक्शन, हम है कैम्फर सब्लिमेशन वाला। तो सब्लिमेशन वाला जो कैम्फर है भाई साहब, सब्लिमेशन इसके बारे में जानते होंगे कि जो कैम्फर होता है अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है कैम्फर अपनी गैसेस स्टेट के अंदर विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसके लिए जो वैल्यू होती है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की, वो कितनी होती है 39.70, जो कि आपको सबसे मैक्सिमम दिख रही होगी इन सभी के अंदर डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट अपने पास में कोई सा भी हो उसके लिए आपको एटलीस्ट इतना तो याद हो कि यहां पर अगर वाटर है मेरे पास में तो 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यूनिट दोनों की सेम है। अरे मेरे पास में अगर एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, दोनों के लिए जो वैल्यू, दोनों के लिए जो यूनिट है वो बराबर होती है। दोनों की यूनिट कैसे, अगर मेरे पास में यहां पर KF हो या फिर मेरे पास में KB हो, तो KF के लिए इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी यूनिट क्या होती है और इसके लिए यूनिट क्या होती है, दोनों के लिए केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। दोनों के लिए ये क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है, ये दोनों के लिए सिमिलर होती है। ये चीज हमको समझ में आई या नहीं आई, आई थिंक आ गई होगी, बहुत आसान चीजें हैं। अब चलते हैं आगे, यहां पर आपको एक थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं कि केएफ जो है वो डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए जैसा अलग अलग होता है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है। और बात करी जाए इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है जहां पर आपको टी नॉट की वैल्यू क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट आपको पता है, कहीं ना कहीं फ्रीजिंग टी नॉट एफ लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। टी नॉट एफ जो है कहीं ना कहीं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। अगर मैं आपसे कहूं एमबी, एमबी क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, और एलएफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट पर ग्राम, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेल्टा एचएफ की, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला है। अपन को जो काम आती है वो चीज ये है, देखो काफी बार ऐसा होगा कि आपको केबी या केएफ की वैल्यू नहीं देगा कहीं ना कहीं, तो केएफ की जब वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसा जुगाड़ देगा जिससे आप निकाल सकते हो। तो उसी जुगाड़ के लिए, उसी बचाव के लिए आपको ये चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये चीजें मैंने आपको बताई है, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जो डेल्टा TF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, जिसको अपन खोलते हैं तो यहां पर क्या आता है KFM। ये चीज हमको पता है या नहीं, पता होगी आई थिंक, आसान है। अब चलते हैं आगे, चीजों को थोड़ा और तरीके से समझते हैं कि कैसे ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हैं यहां पर मैंने एक तरफ लिया है वेपर प्रेशर और दूसरी तरफ मैंने लिया है उसका टेम्परेचर। तो आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं जैसे बॉइलिंग पॉइंट के लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए भी प्रेशर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब अपन बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होता है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और आपने किसके बीच ग्राफ प्लॉट किया, वेपर प्रेशर के, तो नॉर्मल सिनारियो देखो जहां पर हमारा केवल और केवल क्या है, हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। लिक्विड सॉल्वेंट को क्या करना स्टार्ट किया, मैंने जमाना स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो एक पर्टिकुलर क्या होगा, प्रेशर होगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं फ्रीज हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हमने क्या नाम दे दिया, T0F दे दिया। T0F क्या है, हमारे सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज T0F।
अब क्या होता है, हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ऐसा सॉल्यूट मिला दिया जो कि वॉलेटाइल नहीं है। अगर वॉलेटाइल हो जाएगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में क्या होगा, हमारा सॉल्यूट बेसिकली वॉलेटाइल नहीं करेगा, और वॉलेटाइल नहीं करेगा तो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा, और जैसे ही वो मिक्स होगा तो अब हमारा और केवल आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को या फिर सॉल्वेंट को जब फ्रीज करना है तो वो कम टेम्परेचर फ्रीज करता है। कैसे फ्रीज करता है देखिए जरा, यहां पर मेरा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन बना। अब क्या किया आपने, यहां पर रिजल्टेंट इसको फ्रीज करना स्टार्ट किया, तो रिजल्टेंट पहले इस टेम्परेचर फ्रीज हो रहा था, ठीक है, इस टेम्परेचर पे, लेकिन अब बात करते हैं तो ये थोड़े कम टेम्परेचर फ्रीज होगा, जिसको मैंने नाम दिया TF। अगर मैं ऐसा करता हूं, यहां पर इसको मैं कह दूं सॉल्यूशन 1, ठीक है, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी और अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दूं, तो यहां पर क्या होगा, हमारा जो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट है वो और कम टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्रीज होगा, जिसको मैं TF डैश कह सकता हूं। आपको पता है डेल्टा TF क्या है, दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस, कहीं ना कहीं T0F और अपने पास में जो TF है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। यहां पर ये क्या है, ये मेरा सॉल्यूशन सेकंड है। वैसे आपको समझ में चीजें यहीं पे आ गई होंगी, बट मैंने आपको एक एग्जांपल और लेके बता दिया, यानी कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर हमारा जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है कहीं ना कहीं, यानी मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का है वो डिक्रीज होता है। ये चीज हमको समझ में आ गई क्या, क्लियर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस तरीके का ग्राफ बन जाता है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, डेल्टा TF बराबर KFM। ये चीज अगर पता है, और एक चीज और कर लेते हैं यार, इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन क्या किया जा सकता है, देखिए एक मॉडिफिकेशन इसमें क्या हो सकता है, डेल्टा TF बराबर KFM। वी नो दैट, और वी नो दैट के बाद में तो यार हमको बहुत सारी चीजें पता है, तो M बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, M बराबर यार मोलैलिटी जो होती है WV अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। ये फॉर्मूला सभी को पता रहता है, बच्चे को पता रहता है। तो इस फॉर्मूले से वैल्यू को मैं मोलैलिटी को वो यहां पर पुट करूंगा, ठीक है, यहां पर पुट करता हूं, तो मेरे पास में जो वैल्यू है डेल्टा TF बराबर KF इंटू क्या आ जाती है, WV इंटू 1000 अपॉन MB क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू WA क्या है, WA मास ऑफ द सॉल्वेंट है। कहीं ना कहीं सॉल्वेंट जो होता है उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेट होगा ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बनता है, क्वेश्चन का जो स्टाइल है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देगा, उसको एक सॉल्वेंट के अंदर डाला, सॉल्वेंट की अमाउंट इतनी है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इतना डाला है, ठीक है, डेल्टा TF इतना हो रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू इतनी है के, और वाटर के अंदर डाला है, तो वाटर के लिए आपको पता है 1.86 जो KF है वाटर के लिए वो कितना होता है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन एक फ्रेम करेगा, और क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद में आपसे पूछ लेगा वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डाल रहे हैं उसका मोलर मास कितना है। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, अपने आप अपन को चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो KF यहां पर रिजल्टेंट MB बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू WB, ऊपर वाली चीजों को, ऊपर वाले जो चीजें हैं उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो डेल्टा TF इंटू WA, इस तरीके से आपको चीजें निकालनी है। यहां पर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो वो बनाता है MB की मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल के बता दो, कुछ इस तरीके से चीजें मैं दे रहा हूं आपको, तो आप निकाल सकते हो। कोई इसमें कहानी नहीं है, कोई इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बट सिंपल कैलकुलेशन रहेगी। कैलकुलेशन से डरना नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन का जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि कुछ ऐसे करना है, कुछ ऐसा करूं कमाल की कि मैं तेरा हो जाऊं, इस तरीके से आपको चीजें करनी है कि जो चीजें एग्जामिनर ने दे रखी हैं लिख लो एक साइड में, जो चीजें वो पूछ रहा है उसको एक साइड में लिख लो, और रिजल्टेंट क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन खुद आगे से आपसे ये कहेगा कि यार मैं ऐसे हूं, तेरे को फॉर्मूला याद है यार वो डेल्टा TF वाला, हाँ यार याद है, तो उसी में वैल्यू पुट कर दे यार बस,
बस इतना सा काम करना है, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद में अपने पास में रिजल्टेंट क्या निकलेगी, एक वैल्यू निकल के आएगी जो कि क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। अगर मोलर मास नहीं पूछ रहा होगा तो वो क्या पूछ लेगा, डेल्टा टीएफ पूछ लेगा। अगर डेल्टा टीएफ भी नहीं पूछ रहा होगा तो उसको नई स्टाइल का क्वेश्चन अगर बनाना है तो वो केएफ पूछ लेगा। केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। यहां तक चीजें हमको क्लियर हुई या नहीं? अब चलिए बहुत ही कमाल का एक कंसेप्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यार बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन एक चीज हमने प्रूव नहीं करी। क्या प्रूव नहीं करी यार, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं? सर बता दो यार, लगे हाथ। रुको, डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम मतलब मोलैलिटी। क्या एम बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ, कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है एम। अरे यार डब्ल्यू बी लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं यहां पर ये डब्ल्यू बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डब्ल्यू बी के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर एन बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कितने सबूत दूं यार तुमको, समझ जाओ कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ गए? इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो एक तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या हमको ये चीज समझ में आई? क्लियर होगी? अब चलते हैं आगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जरा जान लेते हैं। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और जो बेसिक सी बातें होंगी वो उनको अगले लेक्चर में ले लेंगे, और फिर अपन अगले लेक्चर में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सबसे पहली चीज है, अगर आपके पास में क्या है, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, दोनों को मिला दो, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या लगाई, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको कहते हैं वो मैंने लगा दी। यार इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे करना चाहूंगा मैं, मुझे ये बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें से किसकी साइज ज्यादा होती है? अगर मेरे पास में सॉल्यूट का पार्टिकल है, अगर मेरे पास में सॉल्वेंट का पार्टिकल है, तो क्या लगता है किस पार्टिकल की साइज ज्यादा होगी? आपका आंसर होना चाहिए कि सर सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है उसकी साइज ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सॉल्वेंट का जो पार्टिकल होता है उसकी साइज छोटी होती है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट का पार्टिकल। तो यहां पर इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिंपल जो चीज है वो आपको क्लियर जरूर होनी चाहिए कि अगर आपके पास में सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल उसकी साइज कहीं ना कहीं सॉल्वेंट के पार्टिकल से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो भाई साहब ऑस्मोसिस का जो सिंपल कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। तो होता क्या है यार, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब वैसे तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो उसमें क्या होते हैं, कहीं ना कहीं छिद्र रहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ छेद होते हैं, कहीं ना कहीं होल्स होते हैं। अब होता क्या है, उन होल से सारे के सारे पार्टिकल नहीं जा सकते हैं, उनमें से सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल में से कौन सा जा पाएगा, जो छोटा होगा। अरे पर्टिकुलर एक होल है, ठीक है, अब होल की साइज यार मान लो एक पर्टिकुलर मान लीजिए कि अपने पास में 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स मान लो, इतना बड़ा होता नहीं बट एक हाइपोथेटिकल केस में मान के चल रहा हूं, तो 1 सेंटीमीटर का एक होल है। अब मान लीजिए हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसकी साइज कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। हमारे जो अपना पास में सॉल्वेंट पार्टिकल है उसकी साइज कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास में क्या है, होल की साइज कितनी है, होल की साइज है 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। हमारे पास में सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। हमारे पास में सॉल्यूट पार्टिकल की जो साइज है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये बताओ यार, इस होल में से, होल की मीनिंग गलत लिखी है सर आपने, हाँ होल की मीनिंग चलो छोड़ो उसको, 1 सेंटीमीटर की अगर होल है तो उसमें से ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है ये तो यार आसानी से जा सकता है। लेकिन बात करूं यार सॉल्यूट पार्टिकल की, भाई साहब कोई मतलब नहीं बन रहा। होल इसमें, इस होल में से निकलने की ट्राई किया, होल फट जाएगा भाई, पॉसिबिलिटी नहीं यार, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल नहीं जा पाता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल इस होल के थ्रू चले जाते हैं, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू रिजल्टेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल चले जाते हैं। अब मैं आपको लेके चलना चाहूंगा किसकी तरफ, ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम मान लेते हैं कि एक साइड तो क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल की
कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, अगर ये जो रेड वाले पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, कहीं ना कहीं अपने पास में जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर, और ये सॉल्यूट है कहीं ना कहीं। रेड जो पार्टिकल या गुलाबी जो पार्टिकल है, दैट दे आर बेसिकली सॉल्यूट। होता क्या है, इसके थ्रू आप देख रहे हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो होता क्या है, सॉल्वेंट अपने पार्टिकल जो हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करते हैं, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, सेमी, एसएमपी आप लिख सकते हो, सेमी परमेबल, एसपीएम है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अब वो जाते हैं। तो रिजल्टेंट होता क्या है, अगर सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, आपको सिनेरियो कुछ अपना, जैसा यहां पर देखो, इस सिनेरियो को देखो, अगर अपने पास में ये कंडीशन है, ठीक है, तो रिजल्टेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर की तरफ। तो ये केस अपन को मान लीजिए मिल गया, ठीक है, तो सॉल्वेंट अपनी हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हमको समझना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बेसिकली सॉल्वेंट पार्टिकल्स का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाने को अपोज करता है। जैसे मान लो सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपनी हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इसको अपोज करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, जो पाई है वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। उसी को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और जो प्रेशर उसको अपोज करता है उसको नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से उसको रिप्रेजेंट करा जाता है। हमको ये समझना है यार, इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों पढ़ रहे हैं, और भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनमें क्यों नहीं पढ़ा, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर में ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो जरा उसके बारे में थोड़ा सा वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार भी ऐसा नहीं कि 1-2 साल का करना है, नहीं, लो लिया है मैं। तो हम यहां पर ये समझते हैं, अगर मैं ऐसा करूं, आपने अगर कुछ चीजें पढ़ी होंगी, कुछ लॉज पढ़े होंगे, कौन कौन से लॉ, आपने यार बॉयज लॉ पढ़ा होगा, अरे पढ़ा होगा यार, गैसियस जो स्टेट है उसके अंदर पढ़ा है। तो वॉइस लॉ क्या कहता है, वॉइस लॉ ये कहता है कि यार प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कितने पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए, आपने एक रूल और पढ़ा होगा, कौन सा वाला, जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अरे गैल्यूसेक लॉ, ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये लॉ ऐसे हैं। अब मैं ऐसा करता हूं यार, दोनों को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, पीवी बराबर कांस्टेंट, ठीक है, इसको मैं पीटी लिख रहा हूं कहीं ना कहीं। तो होता क्या है यार, ये प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, कहीं ना कहीं अपना प्रेशर ही है। तो ऐसा अगर मैं करूं, यहां पर इस P को मैं पाई से रिप्लेस कर दूं, इस P को मैं पाई से रिप्लेस कर दूं, P इज रिप्लेस्ड बाय द पाई, P इज रिप्लेस्ड बाय द पाई। तो यहां पर आपको कुछ ऐसा केस नहीं मिल जाएगा, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, पाई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं कि पाई B बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो वही चीज मैं करने जा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि यार अपने पास में पाई जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। इस रूल को क्या कहते हैं, बॉयल वांट ऑफ लॉ कहते हैं कहीं ना कहीं। अपने पास में जो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, इसको गैल्यूसेक लॉ, गैल्यूसेक वांट ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। अरे पाई को रिप्लेस कर दिया तो बॉयल लॉ क्या हो गया, बॉयल लॉ क्या होगा, बोलो बॉयल लॉ क्या हो गया, बॉयल लॉ हो गया है अपना बॉयल वांट ऑफ लॉ, ठीक है। यहां पर गैल्यूसेक वांट ऑफ लॉ हो गया। अब क्या करते हैं, हम दोनं चीजों को एक साथ लिखते हैं। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, अपने पास में जो पाई भी था दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से अपन ने क्या किया है, पाई बी बराबर यहां पर एनआरटी आपको देखने को मिलता है, या फिर ऐसे भी तो समझ सकते हैं यार, पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर एनआरटी, ठीक है। तो मैंने पी को रिप्लेस कर दिया पाई से, तो पाई भी बराबर क्या हो गया, एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन याद होगी आपको। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन हमको मिलती है। अब आपको पता है यहां पर एन क्या है, वी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। आर पता नहीं पता, आर यहां बेसिकली गैसियस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल होती है, ठीक है। जूल पर केल्विन पर मोल की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू यार भूल जाते हो आप लोग, दो वैल्यू होती हैं, एक तो होती है 0.0821 और दूसरी होती है 8.314। ये किसके अंदर होती है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल के अंदर। ये किसके अंदर होती है, जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर। तो ये चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो कि पाई
B इज इक्वल टू nRT, तो पाई इज इक्वल टू n अपॉन वी RT में लिख सकता हूं। n अपॉन बी को क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं कंसंट्रेशन, यार नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है, तो CRT मैंने यहां पर लिख दिया है। ये चीज मैंने लिखी है बस, और क्या है इसमें, बस सिंपल सी बात है। सी क्या है, कंसंट्रेशन हो गई। अब जरा ये समझो यार, यहां पर जो पाई है वो कहीं ना कहीं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर कहीं ना कहीं कांस्टेंट होता है, टी भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बात कर रहे होते हो, तो पाई यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के है। और अगर कंसंट्रेशन की बात करते हो यार, कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल आते हैं, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये तो यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपको ये कहना है कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, हमारा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है वो, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या, हमको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, और जिन्होंने डाउनलोड किया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनको डाउनलोड करना है वो कैसे करेंगे, आप सभी मोबाइल चलाते हो, प्ले स्टोर नाम की एक चीज होती है, एक ऐप होती है, आपने सुनी होगी, बहुत सारी ऐप डाउनलोड करी होंगी। तो वहीं पे आप जाओगे, ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद में ऐप को आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, एनरोल कैसे करना है, अपना मोबाइल नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर जैसे डालोगे तो यहाँ पर सेंड ओटीपी नाम से चीज आएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को भरने के बाद आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने पास में, जैसे अगर आप तो क्या हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर नहीं रहे हो, बेसिकली आप किसकी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर अपने पास में जैसे इसकी तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी अपने पास में प्रारंभ बैच की या टॉपर बैच की, आप 12th क्लास के बच्चे हो तो आप टॉपर बैच की तैयारी करो, तो आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम वाले जैसा लिखा हुआ है, सेलेक्ट दिस, और सेलेक्ट इसको करने के बाद में नेक्स्ट का बटन दबाना, और नेक्स्ट को दबाने के बाद में यहां पर आपको टिक करना है, नीट के बच्चे हो आप, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनना है, तो इसको टैप करोगे, टैप करने के बाद में यहां पर टैप करना है, और टैप टैप, और आगे आपको रिजल्टेंट क्या करना है, कुछ नहीं करना। बाकी आपको केमिस्ट्री दबानी है, या फिर अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, फिर आपको फिजिक्स पढ़नी, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आसानी से आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इसी चीज को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी फीस चार्ज कर रहे हैं। हमारा जो विजन है कि हमारा हर एक बच्चा डॉक्टर बने, हर एक बच्चा, वैसे तो ये मतलब बात ऐसी लगती है कि हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो गरीब घर का बच्चा है वो डॉक्टर बने, और उसको लिए कभी भी ऐसा फील नहीं हो कि यार पैसा बहुत बड़ी चीज है, कि अगर मेरे पास में पैसा नहीं था इसकी वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम पूरा जो कोर्स है वो फ्री में दे रहे हैं। फ्री में देने कैसे मिलेगा आपको यहाँ पर कोड अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज फ्री। इजीली उसको आपको टाइप करना है, रिजल्ट आपको फ्री में सारा का सारा कोर्स पढ़ सकते हो। फ्री का मतलब यार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी जो चीजें हैं उनका क्वालिटी कम मिलेगी। क्वालिटी आपको कमाल की मिलने वाली, इजीली का ये वादा है आपसे, क्वालिटी आपको कमाल की मिलने वाली। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में कहता हूं, हमारा जो विजन है कि पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, लेकिन उसी के साथ में अपनी जो स्माइल है, हमारा जो टैगलाइन है बेसिकली कि इजीली लर्न विद अ स्माइल। थैंक यू वेरी मच।